नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और 4 दिन के शीतकालीन सत्र के बाद हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है और शीत सत्र में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। हंसी ठहाकों का दौर भी चला, लेकिन किसानों की बात हो या भर्ती घोटाला, विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए तो सरकार की ओर से भी हर सवाल का बखूबी के साथ जवाब दिया गया। आखिरी दिन भी ओबीसी क्रीमिलेयर का मुद्दा जरूर उठा और इसका जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दिया। बड़ी बहस में आज सबसे पहले विधानसभा की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्रीमिलेयर देखिए, पहली बात है इनकम की डेफिनेशन। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं अभी तक, लिखा पहले कि सैलरी वुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इनकम। अब मुझे नहीं समझ में आया कि सैलरी इनकम का पार्ट नहीं है तो फिर क्या है, फिर इनकम क्या होगी। इसका मतलब यह है कि सैलरीड क्लास जिन्होंने ये कानून बनाया होगा, ये कह करके कि इसको बाहर कर दो, बस फिर हमारा रास्ता खुल गया। यानी कोई एक आदमी 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया सैलरी लेता है, अगर वो उसकी इनकम का पार्ट नहीं है, फिर और कुछ इनकम आएगी तो वैसे भी नहीं दिखाएगा कि मेरी इनकम आई कहां से। भैया, मुझे सेंट्रल पैटर्न सारे ठीक होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हमको तो अपने प्रदेश के हित में जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। सेंट्रल पैटर्न अच्छा है तो वो करेंगे, सेंट्रल पैटर्न से नीचे रहना पड़ेगा नीचे जाएंगे, कहीं उससे ऊपर जाना पड़ेगा ऊपर भी जाएंगे। बहुत ऐसी स्कीमें हमने चलाई हैं जो सेंटर में है ही नहीं। अलग प्रदेश वो हमारी स्कीमों का उल्लेख करके और अडॉप्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि हरियाणा जो इस मामले में सबसे आगे निकल गया, कि नई चीजें जो है वो हरियाणा से हम सीख रहे हैं। हमारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, अरे आरक्षण तो कौन हटा रहा है? आरक्षण नहीं है ये आरक्षण नहीं है। वो क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि जिस समाज में इसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। इसमें मुख्यमंत्री जी ये जो कह रहे हैं, इनका मतलब ये है कि आधार केवल इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए। तो उसी का है, उसमें आप कहोगे इतनी लिमिट होगी उसका। मैं इसका जवाब देता हूँ और इसका जवाब देता हूँ। मेजर रैंक से इसका जवाब देता हूँ, रैंक कर दिया आपने फौजियों को भी, मतलब इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। अरे राव, इसका जवाब देता हूँ मैं। सुन तो लो, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। समझ लो क्या करें। देखिए, पहली बात तो ना तो आपने वो, अब आपने वॉकआउट तो नहीं करना। और क्या करेंगे और क्या करेंगे। बात ये हुई थी, आपको बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय ने इस शर्त पर बोलने के लिए कहा था कि आप उत्तर सुन के जाना। तो बात तो कोई मैंने ये कहा था, आप देखो, मैंने कहा आप हमारी बात मानोगे तो हम जरूर सुनेंगे। नहीं, मानने की बात नहीं है, सुनने की बात है, सिर्फ सुनने की बात है, मानने की बात नहीं है। तब बात तो एक भी नहीं मान रहे आप। नहीं, मानी बहुत मानी, और आपसे ज्यादा आगे बढ़ करके जा रहे हैं। मान रहे आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आगे बढ़ रहे हैं। ना तो आप हाई कोर्ट के जज को बिठा रहे हैं, ना अब मान रहे यूनिवर्सिटी का नहीं लेंगे, अब ओबीसी की मान रहे। नहीं, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? आप ओल्ड एज पेंशन भी मान रहे, कोई तो मानो। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, नहीं तो बहन जी को पढ़वा लीजिए। अरे सुनो क्या है ऑर्डर, बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर बता रहा हूँ। देखिए, 2016 में हमने एक योजना बनाई थी। नहीं, मैं तो उनको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हवाला दे रहे हैं। तो भाई जो तुमने बात कही है हम नहीं मानेंगे, खत्म। नहीं, मानने वाली जरूर मानेंगे, हमने सारी नोट कर ली है, हमने सारी नोट की है। कोई नहीं माननी, लेकिन आप उसमें अगर राजनीति करोगे, नहीं माननी आप उसकी अगर राजनीति करोगे, देखिए, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। हाँ। अपनी बात कह रहे हो, आपको ये यकीन नहीं हो रहा कि हम आपके नीचे कुछ नहीं है। आपको मुख्यमंत्री जी यकीन नहीं हो रहा, जो बात हम उठा रहे हैं वो जनहित के लिए उठा रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। वहीं इस बार के सत्र में विधानसभा में कई बार मुख्यमंत्री का शायराना अंदाज भी देखने को मिला है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो,
लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो ये नौजवानों से पूछो जिनको नौकरियां मिल रही हैं, ये उन गरीब परिवारों से पूछो जिनको लाभ मिल रहा है। हाँ, ये उनसे पूछो, ये नौजवानों से पूछो कितना लाभ उनको हो रहा है। आप लोगों के बोलने से आप लोहार बन करके करते रहो, ऐसे घड़ने से कुछ नहीं बनेगा। तंग करता है, लगाम लगा दी, लगाम लगा दी, लगाम। मैं तो कह रहा हूं घोड़े से पूछो कि उसको बताए लोहे का स्वाद क्या होता है। इसलिए गरीब से पूछो कि क्रीमी लेयर का क्या लाभ है। उस नौजवान से, गांव का एक बिल्कुल सब्जी बेचने वाला बेटा, एक मजदूर का बेटा जो HCS में लग जाता है, उसको पूछो कि हाँ भी ये पारदर्शी नौकरियां क्या होती हैं। आप लोगों को थोड़ी ध्यान। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से व्हाट्सएप चैट की जांच करवाने के लिए कॉपी की डिमांड की, जिस पर नेता विपक्ष कोई जवाब नहीं दे पाए। कि आदरणीय हुड्डा साहब ने जो व्हाट्सएप पढ़ के सुनाया था, उसकी भी एक कॉपी ले करके उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। हुड्डा साहब जरूर लिखित साहब कॉपी दे देंगे वो क्या? हाँ, नहीं लेना ही चाहिए। नहीं, आपको मांगनी चाहिए लिखित, क्योंकि सदन में कहा गया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं, ये व्हाट्सएप, ये मिसलीड किया। ये व्हाट्सएप कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या उसका अगर इंक्वायरी करानी है, इंक्वायरी आप तो इंक्वायरी भेजा, उस वहां तक जाएंगे। इंक्वायरी कराने से क्यों मना करते हो? हाँ तो दो मेरे को, नहीं दो ना, नहीं, आपने यहाँ पर रखा है, हाउस के अंदर आपने रखा है ना, आपको देने में क्या हर्ज है? बात सुनोगे आप? आपको देने में क्या हर्ज है? मेरा रिकॉर्ड में दिखा को, मैंने ये कहा ये ऐसा हुआ है, ये गलत नहीं, आपने पेपर पढ़ करके सुनाए हैं, ये ना कहो, आपने पूरे सरकार का काम है, वेरीफाई नंबर दे दिया, व्हाट्सएप की कॉल दे दी, आप उसकी कॉपी देने में क्या दिक्कत है? नहीं, आपने कॉपी हाउस के अंदर पढ़ी है, हाउस के अंदर कहा है, उसको तो हाउस में मैंने टेलीफोन नंबर दिया पहले, और वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो सारा पेपर में भी आया हुआ, प्रोसीडिंग में भी आया हुआ। नहीं, आई एम नॉट सोर्स ऑफ। आपने बोला है, आपने बोला सोर्स क्यों नहीं है? आप जब हाउस के अंदर बोल रहे हैं तो सोर्स तो अपने आप ही है। मैंने प्रोसीडिंग में पूरा आया हुआ है जो अगर वो है। अध्यक्ष जी, यदि कांच पर पारा चढ़ा दिया जाए तो वो अर्पण बन जाता है, दर्पण बन जाता है, और वही दर्पण किसी को दिखा दिया जाए तो उनका पारा चढ़ जाता है। वहीं किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापसी लेने को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है, जरा वो भी आप देखिए। टोटल केसेस हैं, पुलिस केसेस अगेंस्ट फार्मर्स, पुलिस केसेस अगेंस्ट फार्मर्स 276 केस कुल रजिस्टर हुए थे। 4 उसमें सीरियस नेचर के हैं, मर्डर के हैं, रेप के हैं। उस पर तो उन्होंने भी मांग नहीं की है कि विड्रॉ करेंगे। बाकी 272 केस ऐसे हैं जिनमें से कोर्ट को चार्जशीट प्रिपेयर करके कोर्ट को दे दिए गए 178 केस, और इन 178 में नहीं, 178 तो चार्जशीट है। फिर उसके बाद अनट्रेस्ड रिपोर्ट जो है वो लगभग 57 केसेस की रिपोर्ट अनट्रेस्ड है, वो जिसके नाम भी था कोई मिला नहीं है, तो लगभग ये तो वैसे ही वापस हो जाएंगे। 8 केसेस हैं जिनकी कैंसिलेशन रिपोर्ट और अलग से पुलिस ने तैयार कर ली है। इन 8 में से 4 तो कोर्ट में फाइल भी कर दिए हैं, ये क्योंकि आज की रिपोर्ट है। ये 4 बाकी है, साथ साथ जैसे जैसे तैयार होंगे वैसे वैसे जाते रहेंगे। और 29 केस हैं जिसको कैंसिलेशन की प्रोसेस में उनको डाल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर, एसपी मिलकर के उसका प्रोसेस कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सारे केस कोर्ट वाले कोर्ट से, और जो कोर्ट में नहीं है। तो सदन में कई मुद्दे हावी रहे, लेकिन इस मुद्दों के बीच में गर्मजोशी के साथ जो विषय उठाया गया उसके बीच एक सवाल भी बनता है। सवाल लगातार आपको दिखाएंगे। शीतकालीन सत्र में कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, जरा वो भी जानेंगे। 4 दिन के सत्र में विपक्ष का कितना साथ मिल पाया है और कितने कदम आगे बढ़ पाए इस सत्र के अंदर, ये भी जानने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि केस वापसी पर सरकार ने सदन में जो जानकारी दी है, क्या जानकारी दी है, उस पर भी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से जो केस वापसी को लेकर के स्टेटमेंट दिया गया है, क्या उससे वाकई में विपक्षी खेमा
संतुष्ट नजर आता है? इन सभी सवालों के साथ जरा आगे बढ़ेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं सदन में कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो कि इस दौरान हावी रहे। सबसे बड़ा विषय किसानों का रहा, जिसमें एमएसपी को लेकर के चर्चा होती रही। दूसरा बड़ा विषय मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, जिसके बारे में चर्चा हुई। तीसरी बड़ी चीज किसानों का ही इसमें जिक्र हुआ, केस वापसी को लेकर के बार बार जो मसला था वो सदन के अंदर उठा। और फिर एक और मसला भर्ती घोटाले को लेकर के सवाल इस बार भी सदन में गूंजा और इसकी जांच को लेकर के भी हालांकि सवाल उठे। रोजगार का एक बड़ा विषय, हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर भी जवाब दिया गया, लेकिन विपक्षी खेमा इस पर भी सवाल उठाता रहा। वहीं बुढ़ापा पेंशन, जिसको लेकर के बार बार जजपा और गठबंधन की जो सरकार है उनकी तरफ से बढ़ाने के लिए बात की गई थी, लेकिन विपक्षी खेमे ने इस पर भी सवाल उठाया है। तो कैसे आगे आने वाले समय में 5,000 से ज्यादा रुपए जो पेंशन है वो कैसे दी जा सकेगी, इसको लेकर के सवाल भी पूछा गया। लेकिन ये जो बड़े विषय हैं ये सदन में इस पूरे सत्र के दौरान हावी रहे हैं और इसको लेकर के कई सवाल विपक्षी खेमे के द्वारा उठाए गए। सदन में कौन कौन से बिल पास हुए हैं जरा वो भी आप देखिए। हरियाणा विनियोग संख्या 4, ये सदन के अंदर बिल पास हुआ। हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन बिल, ये सदन के अंदर पास हुआ है। और इसी के साथ हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंध, ये बिल जो है वो सदन के अंदर लाया गया और पास हुआ है। तो कई ऐसे बड़े कदम जो कि सदन के अंदर लिए गए हैं। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन बिल लाया गया सदन के भीतर और उस पर मोहर लगी है। नगर पालिका के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन, ये बिल भी लेकर के आया गया सदन में और इस पर भी मोहर लगी है, पास हुआ है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ कार्यक्रम में है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राय सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और इनेलो से प्रवक्ता अमनदीप केसरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में यहाँ वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपसे करना चाह रहा हूँ। सदन में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के गहमा गहमी हुई। सदन के भीतर विपक्ष ने, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे भर्ती घोटाले को लेकर के हो, इन सभी बातों पर अपने सवाल रखे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? जनता तो बार बार अभी भी यही जानना चाहती है। और किसान जो इस वक्त ये कार्यक्रम भी देख रहे हैं और सरकार के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं कि केस वापसी को लेकर के सरकार कितने कदम आगे बढ़ पाई है, जवाब दीजिए सर। देखिए, जहां तक विपक्ष के सवालों का सवाल है तो जो सदन है, विधानसभा है या हमारे दूसरे निर्वाचित सदन है, वे सवाल करने के और जन समस्याओं का समाधान तलाशने के मंच हैं। वहां पर सवाल पूछे ही जाने चाहिए। प्रतिपक्ष को भी सवाल पूछने का अधिकार है और सवाल सत्ताधारी दल के विधायक भी या सांसद भी सदनों में पूछते हैं। सरकार की जिम्मेदारी सदन में आने वाले सवालों के समुचित जवाब देने की होती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, हमने हरियाणा विधानसभा के परिचालन की जो प्रक्रिया है उसमें गरिमा बहाल की है। हमने प्रतिपक्ष को अधिकतम संभव समय प्रतिपक्ष के सदस्यों को इस सदन में दिया है अपनी बात कहने का। वो कड़वे से कड़वे अंदाज में अपनी बात कहते हैं, सरकार सुनती है और हमेशा उनकी तर्कपूर्ण ढंग से तथ्यों के आधार पर उत्तर देती है। सवाल जहां तक संतुष्टि का है, प्रतिपक्ष अगर ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के, सीने पे हाथ रख के, हृदय पे हाथ रख के उन जवाबों को सुन ले, तथ्यों को स्वीकार कर ले, तो फिर संतुष्ट हो जाएगा। परंतु हरियाणा के प्रतिपक्ष का कमोबेश स्वभाव ये रहा है कि हल्ला करें, हल्ले के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, केवल के हम हैं, हम दिख जाएं। समाधान तलाशने में उनकी कम ही रुचि रहती है और जब उनको उनके सवालों के सटीक जवाब दिए जाते हैं तो वे घूम फिर कर वहीं के वहीं आ जाते हैं। वो पंजाबी की कहावत है कि तुहाडी गल सिर मत्थे परनाला ओथे दा ओथे। जब हमने प्रतिपक्ष को बताया, बहुत विस्तार से बताया इस सदन में भी और इससे पूर्व की बैठकों में भी, कि हरियाणा में हमने, इस सरकार ने नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए जो अभियान चलाया है, जब से हरियाणा बना है उतनी पारदर्शिता कभी रही नहीं। हमने हरियाणा के नौजवानों का सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन उसके बावजूद भी वीरेंद्र जी, नकल माफिया सक्रिय है ना, पेपर कैंसिल करने पड़ रहे हैं ना, घोटाले फिर भी हुए ना।
मुझे उत्तर देने, मेरा आपके प्रश्न का मैं जो उत्तर दे रहा हूँ वो पूरा हो जाए, फिर आप ये प्रश्न करेंगे तो मैं मुझे लगता है प्रश्न नहीं रहेगा। हमारी सरकार की नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर जो सफलता है वो ये है कि हम हरियाणा के नौजवानों का, नवयुवतियों का विश्वास बहाल करने में कामयाब रहे हैं। अब सवाल ये है कि फिर भी कहीं आरोप लगते हैं तमाम तरह के और शिकायतें भी कुछ आई, तो हम पर सवाल तब उठेगा जब हम दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई न करें। हमने तो स्वयं आगे बढ़ के, स्वयं संज्ञान लेते हुए, स्वयं जाल बिछाकर एचपीएससी के दुष्टों को पकड़ा, वहां जो गड़बड़ करने वाले लोग थे, और जेल में भेजा। केवल एक सवाल प्रतिपक्ष के मित्रों से वो जवाब दे दें कि एचपीएससी में एचसीएस की लिस्टें जो पूर्व की सरकार के कार्यकाल में आती थी वो राजनेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों से, बच्चों से, संबंधियों से भरी होती थी। तो इन्होंने कभी जांच कराई क्या कि ये कैसे होता था कि राजनेताओं के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के करीबी एचसीएस बन जाते थे और साधारण आदमी वंचित रह जाता था? नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना सर, पिछली सरकारों में अगर जो गलत हुआ आज की सरकार भी उसी ढर्रे पर चले, ऐसा नहीं ना, क्योंकि जनता को तो उम्मीद है। लेकिन सवाल तो सर ये है कि क्या नकल माफिया जो सक्रिय नजर आते हैं, जिनकी वजह से ऐसे एग्जाम कैंसिल होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, क्यों नहीं उन पर हम रोक लगा पा रहे हैं? कितनी सफलता मिली, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन जरा ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं इसमें जरा राय सिंह जी को भी शामिल कर रहा हूं। राय सिंह जी, यहाँ वीरेंद्र सिंह चौहान साहब का ये कहना है कि हमारी मंशा साफ है और हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ सके, और पहले के मुकाबले हमने नौकरियों के अंदर हमने काम किया है, नौकरियां लोगों को दी हैं, और जहां पर भी कहीं पर भी अगर कोई गड़बड़ी पाती है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, हम खुद ही उजागर कर देते हैं उसको। सुभेंद्र जी, मेरे मित्र, जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है सदन की गरिमा और परंपरा का निर्वाह किया है, बिल्कुल झूठ पर झूठ बोलकर सदन को गुमराह करने का रिकॉर्ड इस प्रदेश की राजनीति में तब से बड़ा है जब से भाजपा सत्ता में आई। देखिए, बड़ा साफ है, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को देखिए। आप पिछले सदन की एक कार्यवाही को उठा के देखो, जब किसानों की बात थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सदन पर विश्वास से कहता हूं कि काले कानून वापस नहीं होंगे, लकीर की ये लकीर है और कानून बिल्कुल वापस नहीं होंगे। आज मुख्यमंत्री का वो सालाना अंदाज, उनकी कार्यशैली कहाँ है मुख्यमंत्री जी का चेहरा? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नौकरियों में, देखिए, नौकरियों की पारदर्शिता की बात करते, 1% मेधावी छात्रों को अगर प्रदेश के अंदर उनके अपने होनहार होने की वजह से, उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड की वजह से अगर नौकरी मिलती है, ये उनका हक है, उसका प्रचार प्रसार लेते हैं लोग। अरे आपने खर्ची पर्ची के आरोप लगाने वालों पर छोड़कर आपने अटैची में करोड़ों रुपए लेकर कहां ले गए? जांच को केवल तो खर्ची पर्ची पहले चलती थी ना? नहीं, इनका आरोप है, मुख्यमंत्री जी की भाषा थी, मुख्यमंत्री जी का आरोप होता था। पहले खर्ची पर्ची चलती थी, आप कह रहे हैं क्या अटैची चल रही है? लेकिन चल तो फिर भी रहा है ना। का आरोप होता था। हमने बिल्कुल, और रही बात, ये बात कह रहे थे पहले राजनेताओं के, अफसरों के बच्चे, क्या राजनेताओं के बच्चे, अफसरों के बच्चे होनहार नहीं होते? क्या वो पढ़ते लिखते नहीं? किस प्रकार की भाषा का? अरे कमाल है वीरेंद्र चौहान जी, आप जो है दंगेबाज हो, आप पंगेबाज हो, हल्लेबाज आप हो, आरोप लगा रहे हो विपक्ष का काम है जनता की समस्याओं को उठाना, उनकी बात को सदन में रखना। और हमने पूरे सत्र के अंदर हमारे नेताओं ने जिस प्रकार, हमारे विधायकों ने दर्जनों से अधिक समस्याओं, सदन के भीतर जिन तथ्यों को रखा जाता है, अगर उसके सबूत मांग लिए जाते हैं तो उस पर मना कर देते हैं। आता हूं उसी बात सबूत लेने का, जब चैट को आप सदन के भीतर पढ़ के बताते हैं कि ये तथ्य है, जब ये कहा जाता है कि आप ये आप आधार बनाइए ना इसको, आप क्यों नहीं जांच इस पर करवाना चाहते हैं, तब वहां पर आकर के आप यूटर्न ले लेते हैं। बिल्कुल बनाएंगे। अगर ये निष्पक्ष लोग की बात करते हैं और ये कोई कार्यवाही नहीं कर पाए तो हम आधार भी बढ़ाएंगे और उन चोरों को पकड़वाएंगे भी। नहीं, शुरुआत में भी साथ दीजिए ना सर। शुरुआत करें। आप चाहते हैं कि इस मकर जाल के अंदर जो लोग शामिल हैं, जो बड़ी मछलियां जिसके बारे में आप बार बार इशारा करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि वहां तक पहुंच पाए तो सहयोग कीजिए इसमें। बिल्कुल सहयोग करेंगे, और अगर ये अपनी जांच के माध्यम से नहीं पकड़ेंगे, इनको नाम भी करेंगे सार्वजनिक। बिल्कुल सुभेंद्र जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है। हम भाजपा के दोहरे चरित्र को सड़क पर लाएंगे। इनका जो चरित्र है ना कि बात करना बड़ी, चलिए ठीक है, साहब की बात करना, लेकिन ये दो मुंहे लोग। वीरेंद्र जी आता हूं मैं सर आता हूं ठीक है। मैं जरा जल्दी से इसमें मैं अमनदीप केसरी जी को भी जोड़ रहा हूं। अमनदीप जी, इसमें चाहे वो किसानों का जिक्र हो, चाहे वो पेंशन का जिक्र हो,
और यहां पर बात तो नौकरियों को लेकर के भी की गई। विपक्ष ने सवाल उठाया, इसमें किसानों का जब जिक्र हुआ तो अभय सिंह चौटाला ने भी सदन के अंदर कहा कि केस वापसी को लेकर के कहां तक कहानी पहुंची। मुख्यमंत्री ने आज बाकायदा जवाब दिया। आपको लगता है संतुष्टि मिलेगी? क्या आप संतुष्ट हैं उस जवाब से? बिंदु जी, जवाब से न केवल जवाब से, पूरे का पूरा सत्र आपने देखा विधानसभा का, केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कैसे सरकार ने जुगलबंदी करके इस पूरे विधानसभा सत्र को टालने की कोशिश की है। जवाब देने की बजाय यहाँ पर पे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सेटिंग करके गेम खेली गई है, वो ये दिखाया गया है कि जब इतने ज्वलंत मुद्दे प्रदेश के अंदर हैं और जब प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, उस समय किस तरह से विधानसभा की मैनेजमेंट की जाए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां पर अपने साथ मिलाया गया, चाहे वो बीएसी की बैठक हो, समय की बात हो, और चाहे वो चैट का मामला हो। मैं अभी मेरे साथी प्रवक्ता जितनी भी ये बातें कह रहे थे, अभी आपने भी सवाल किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं चैट प्रस्तुत कर रहे, तो मैं आपको जवाब देता हूं कि अभय यादव, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, ने कहा कि 2 OMR सीट मेरे पास है। मुख्यमंत्री जी वहीं मौजूद थे और माननीय विधायक अभय सिंह चौटाला जी ने जब कहा कि इनकी जांच करवाइए, ये IAS अफसर थे उस समय, इनके पास कहां से OMR सीटें आई। मैं चैलेंज कहता हूं आपके माध्यम से, वीरेंद्र चौहान एक बार कह दे कि अभय सिंह यादव की हम जांच करवाएंगे। ये कौन सा झूठ है? भूपेंद्र हुड्डा को तो कह रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इनकी जुगलबंदी है, सेटिंग है। अभय यादव ने भी विधानसभा के पटल पे कहा कि मेरे पास OMR सीटें हैं, उसकी जांच कौन करवाएगा। और उसके बाद ये मेरे साथी बता रहे हैं, लगातार जिस विपक्ष की ये बात करना चाह रहे थे मेरे साथी प्रवक्ता, वो इशारा केवल इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ ही था, एकमात्र विधायक की तरफ था। वो इसलिए था कि हुड्डा जी ने तो इनको अपने आप गिरवी कर दिया है। ठीक है, कांग्रेस का कोई विपक्ष वहां पर नहीं था। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर नहीं मिले हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से फिर जवाब पूछूं। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद में अरविंद जी आपके पास आता हूं। वीरेंद्र चौहान जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में, ठीक है अरविंद जी आपके पास आता हूं उसके बाद। हाँ वीरेंद्र चौहान जी, नौकरियों में गड़बड़ झाले का नाम लेकर सदन में हल्ला करते हुए कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष के नेता ने चैट होने का हवाला दिया। मेरे पास चैट हैं, हमारे पास चैट हैं। जिस बात को लेकर चोर 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 चिल्ला रहे थे पहरेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन्हें भरे सदन में एकदम बेनकाब कर दिया, एकदम जिसे कहते हैं ना नंगा कर दिया। उन्होंने कहा, हुड्डा साहब चैट है आपके पास, चैट को लेकर हल्ला कर रहे हो। अरे भाई, जो बीच में नहीं बोलेंगे, भाजपा विधायक के पास भी तो नहीं, ठीक है अमनदीप केसरी जी, ठीक है, उस पर भी आते करते रहेंगे। हाँ, अरे सदन के अध्यक्ष के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि हुड्डा साहब जिस चैट को लेकर इतना हल्ला कर रहे हो, चोर 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 का शोर मचा रहे हो, आओ वो चैट सरकार को सदन के माध्यम से दे दो, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हम जांच करवा लेंगे। चोर 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 चिल्लाने वाले कांग्रेस के नेता खुद चोर निकले और सरे आम उन्होंने कह दिया, चौहान साहब अपनी भाषा को मर्यादित कीजिए। आप चोरों के सरदार हो। आप नहीं ठीक है, शब्दों की मर्यादा में सर, ठीक है, प्रदेश की राजनीति को लूटने का काम ठीक है सर। वीरेंद्र जी ठीक है, एक मिनट, मैं जरा अरविंद जी को भी जोड़ रहा हूं, जरा मैं अरविंद जी को भी जोड़ लेता हूं। अरविंद भारद्वाज जी, अमनदीप केसरी एक सवाल यहां पर उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है कांग्रेस के ऊपर तो आप सवाल उठा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर तो आप सवाल उठा रहे हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमनदीप केसरी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भी तो, उनके पास भी तो पूरा ब्यौरा है, उनके पास भी तो पूरी जानकारी है। अरविंद जी, मैं देता हूं उत्तर। अरविंद जी इन लोगों को, कांग्रेस को और जो तमाम विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों की सरकारों में जिस तरह से जो कुछ हुआ है वो हरियाणा के जनता ने देखा है। आज इनके साथ यही दिक्कत है कि जो इनके सरकारों में हुआ आज वो नहीं है। तो जनता इस सरकार से खुश है और आज की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसमें तमाम जो पहले अनियमितताएं बरती जाती थी उन सबको दूर करके एक नई पारदर्शी पॉलिसी हरियाणा सरकार लेकर आई है। और उसी की बदौलत है कि आज हरियाणा प्रदेश के हजारों बच्चे अपनी काबिलियत के दम पर नौकरियां पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी परेशानी है विपक्ष की।
कि क्योंकि जो मुद्दा ये चाहते थे सरकार को घेरना, उस पर ये खुद घिरे बैठे हैं। आज जनता इनसे सवाल ये पूछती है कि आप सरकारों में नौकरियों में क्या हाल था। आज तो पारदर्शी सिस्टम है। रही बात ये जो जिस मामले का ये जिक्र करते हैं, सूटकेस और ये फलाना क्या क्या बोलते हैं, आप एक बात देखिए कि ये वो जो मामला जिसका ये जिक्र करते हैं वो एचसीएस अधिकारी, उनको अगर किसी ने रंगे हाथों पकड़ा तो हमारी अपनी सरकार की जो विजिलेंस है, जो सरकार के अधीन काम करती है, उसी ने पकड़ा। हमारी अपनी जांच एजेंसियों ने पकड़ा। कोई इन लोगों ने कोई मामला उजागर नहीं किया था कि ये विपक्ष लेकर आया था। ये तो सरकार की अपनी तत्परता थी। जब सरकार को पता चला कि कहीं कमियां हैं सिस्टम में, तो उनको सरकार खुद दुरुस्त करना। लेकिन इसमें देरी हो गई क्या अरविंद भारद्वाज जी? इसमें देरी हो गई क्या? नकल माफिया तो सक्रिय है ना, यानी कि आप ये मान रहे हैं? वो बिल्कुल स्पष्ट है। इन लोगों की तरह नकल माफिया सक्रिय है अरविंद भारद्वाज जी, नकल माफिया सक्रिय हैं, क्योंकि उसी की वजह से आपको पेपर जो है वो पोस्टपोन करने पड़ते हैं, कैंसिल करने पड़ रहे हैं। अरविंद जी की बात में एक बात जोड़ता हूं। सिस्टम को भूपेंद्र जी अगर दुरुस्त करना है हाँ। तो उसमें समय लगेगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने किसी व्यवस्था को चलिए, इसमें समय लगेगा। वीरेंद्र चौहान जी, कितना समय लगेगा इसमें? तो समय लगेगा। इसमें कितना समय लगेगा? मैं उत्तर देता हूं जी। अरविंद जी की बात पूरी हो जाए तो मैं उत्तर दूं। ठीक है। कमियां हैं उनको भी सरकार दुरुस्त कर रही है। ठीक है। हम लोग ऐसे गलत लोगों का बचाव नहीं कर रहे हैं जो लोग। चलिए, जो पाया गया उसके आधार पर तुरंत एक्शन ले लिया गया। इसमें समय चाहिए होगा, लेकिन कितना समय चाहिए होगा? वीरेंद्र सिंह चौहान, आप सर जवाब दीजिए जरा। ठीक है सर, अरविंद जी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि ऐसा कोई युग हमने न सुना है, न हमारे और आपके जीते जी आया है ऐसा कोई दौर जब इस दुनिया से सारे चोर वो समाप्त हो गए हों, दुष्ट राक्षस दैत्य प्रवृत्ति के लोग वो समाप्त हो गए हों। ये हमेशा रहते हैं। सवाल ये होता है कि ऐसे लोगों के साथ सरकार हमने इन दुष्टों दैत्यों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। रुकिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में। परेशान हो गए भाई साहब, मैं पूरा कर दूं। हमने दुष्टों के साथ मिली भगत करने के बजाय उनके खिलाफ जाल बिछाकर पकड़ के जेलों में ठूसा है। ये हमारी उपलब्धि है। राय सिंह जी, लेकिन फिर भी पेपर कैंसिल हो रहे हैं सर। भाई साहब, सुनते क्यों नहीं आप मेरी बात? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, पेपर कैंसिल क्यों हो रहे हैं फिर? इसलिए हो रहे हैं कि चोर कभी भी समाप्त नहीं होते। यानी कि ऐसे ही चलेगा? लड़ रहे हैं। अरे सुनेंगे नहीं आप पूरी बात? मुझे पूरा तो करने देंगे। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, ऐसे ही चलेगा सर? आप इतना ही पूछ रहे हैं, लेकिन उतना पूरा तो करने दे मुझे जवाब। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि दुष्टों के साथ, चोरों के साथ हमेशा सतत संघर्ष चलता है। हम उनको ठोक रहे हैं, आप हमारी पीठ ठोकिए साहब। चलिए, ठीक है। हमारे से पहलों ने तो कभी किसी को पकड़ा ही नहीं, क्योंकि इनकी मिली भगत होती थी। ठीक है, पहले कभी एक्शन नहीं हुआ, अब तो पकड़ करके अंदर कर रहे हैं। राय सिंह जी ठोक रहे हैं, जांच कर रहे हैं। राय सिंह जी, जांच की जवाब दीजिए। राय सिंह जी की बेचैनी ये है कि जांच की आंच इन तक पहुंचने वाली है। ये लपेटे में आने वाले हैं, इसलिए बिलबिला रहे हैं। राय सिंह जी, जवाब दीजिए। शुभेंद्र जी, देखिए, सरकार आज जो गठबंधन में जारी है, एक तो चोरों के बड़े सरताज, जिनके जननायक संरक्षक जो तिहाड़ जेल से अनुभव लेकर नौकरी देने में बड़े परिपक्व रहे हैं, वो सरकार में खट्टर सरकार की पॉइंट चौकट पर बैठे हैं। पॉइंट पर एक बात। दूसरी बात, जहां तक बात वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार इस जांच के लिए सिटिंग जज से या सीबीआई से किसी भी निष्पक्ष जांच कराएगी तो हम दावा करते हैं, हमारे प्रतिपक्ष नेता सारी चैट उनको उपलब्ध कराएंगे। और जो दावा भाजपा के विधायक ने किया है उस सदन में तो पीछे हट रहे हैं सर। नहीं, आप देखिए, इस प्रकार पर भरोसा नहीं। आप 10 जनपद से जांच कराएंगे, राहुल गांधी जांच करेंगे तो सीएम मुख्यालय में बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे आरएसएस के लोगों ने चोरी करने का जो है देश के अंदर करने का एजेंसी नहीं है, सोनिया गांधी जांच एजेंसी नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जांच एजेंसी नहीं है। पहले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश घोटाले में, उत्तराखंड के घोटाले में ये लोग हैं जिन्हें लूटने का और बार बार लूटने का पूरे देश का अनुभव है।
और इनका चाल चरित्र चेहरा इस बात के लिए साबित होता है कि ये लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में चलिए, ठीक है। बैठकर इस पूरी की पूरी भर्ती को घोटाले में करोड़ों रुपए लेकर नागपुर के मुख्यालय में जमा कराते हैं, वो लोग हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अमनदीप केसरी, मैं जरा इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पेंशन व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के भी सदन के अंदर सवाल उठाया गया, और गठबंधन की सरकार में तो तय किया गया था 5,000 से ज्यादा का जो पेंशन है वो देने की बात की गई थी। अब इसको लेकर के भी सवाल उठाया गया सदन में। जो जवाब दिया गया, आपको लगता है कि वाकई में वो सही जवाब है, जनता भी संतुष्ट रहेगी और विपक्ष भी, और खास करके एनएलडी? नहीं, क्या जवाब दिया गया शुभेंदु जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि केवल जो है क्राइटेरिया, इनकम का क्राइटेरिया, आमदनी का क्राइटेरिया रखा जाए पेंशन बहाली के लिए। ये सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल ने लागू की थी, ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी आपको समझाया। और पूरे विश्व के अंदर अगर कहीं बुढ़ापा ओल्ड एज पेंशन या बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, उसके अंदर इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा जाता। और खास करके हरियाणा की संस्कृति में और पूरे देश के अंदर जो ये लागू सबसे पहले करने वाले चौधरी देवीलाल जो थे, उन्होंने कभी इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा। वो बुजुर्गों को सम्मान पेंशन देने के हकदार थे। हमने देखा कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे बहुत अनेकों उदाहरण हैं, बुजुर्गों के नाम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, लेकिन बच्चे उनको सम्मान नहीं दे रहे। आज उस पेंशन के माध्यम से जब ऐतिहासिक कदम चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था, आज उसको बड़ा हमें दुख महसूस होता है। हाँ। ये खास कर से जो पूंजीपतियों के जो सरकार है, ठीक है, वो हमेशा लोग, गरीबों, किसानों की जो भी हक की नीतियां हैं उनको कुचलने जा रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये टर्म कंडीशन लगा दी जा रही है। मैं इस पर जरा जवाब ले लेता हूं। अरविंद भारद्वाज जी, मैं वीरेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अरविंद भारद्वाज जी से जरा मैं सवाल कर लेता हूं। अरविंद जी, ये तो आपने बड़ा कहा था कि समान पेंशन, लेकिन इसमें टर्म कंडीशन तो कहीं भी नहीं थी इससे पहले तक, जब आपने कहा था कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपको देंगे, लेकिन अब आप टर्म कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। उस वक्त तो नहीं बताया था। वो बढ़ रही है, हर साल 250 रुपए हमारी सरकार बढ़ा रही है, जो लगभग अब 2750 होने जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने वादा किया था हम उस पर नहीं चल रहे हैं। ये गठबंधन की सरकार है और हम दोनों पार्टियां मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। परंतु जिस तरह से इनकम की जो बात है वो उसमें कुछ चीजें पहले से भी थी, जैसे सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन लेते हैं उनको ये वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जाती थी। इसी तरह से जिन लोगों की, सर विपक्ष तो सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहा है सर कि जब आपने लोगों को ये भरोसे में लिया था कि हम आपको देंगे 5,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन, तब तो आपने नहीं बताया था कि ऐसी टर्म कंडीशन भी रहेंगी, लेकिन अब आप ये अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, ये टर्म कंडीशंस, ये जो वृद्धावस्था पेंशन है, मैं आपको बता दूं, ये ये वृद्धावस्था पेंशन का जो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास इस तरह की कोई इनकम है ही नहीं जो इसमें 2 लाख तक नहीं तो पेंशन कट रही है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, पेंशन कट रही है। मैं सुधारता हूँ शुभेंदु जी, पेंशन कट रही है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पेंशन। अमनदीप जी एक बार सुन लेते हैं, पहले एक बार सुन लीजिए उसके बाद काउंटर कीजिए। हरियाणा के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इसकी रेंज में आते ही नहीं है, क्योंकि अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, पेंशन क्यों काट रही है सरकार? ये किस तरह का जवाब है यार? तो ये पेंशन क्यों काट रही है सरकार? ये क्या बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं वीरेंद्र जी को भी जोड़ लेता हूं। वीरेंद्र जी जरा जवाब दीजिए कि पहले तो जब आप गठबंधन में रहते हैं, आपका तो साझा इसमें जो है आप रणनीति के तहत आप आगे बढ़ते हैं, आपका तो काम था कि इसमें आप जो आपने पहले सत्ता में आने के बाद जब आपने जो भरोसा दिया था जनता को वो पूरा करें, लेकिन अब इसमें जो टर्म कंडीशन वाली कह दिया गया है, ये कितना सही है? अब जनता मानेगी इसको? अगर अमनदीप जी एक मिनट सुन लेते हैं, जरा सुन लेते हैं। हाँ वीरेंद्र जी, देखिए, कोई भी सरकार की योजना हो, हमेशा उसके कुछ नियम होते हैं। अब ओम प्रकाश चौटाला जी या अभय सिंह जी वो ये कहें कि हम भी बुजुर्ग हो गए हैं, चौटाला साहब तो वास्तव में बड़े बुजुर्ग हैं, और हमें भी उस पेंशन के दायरे में रखा जाए, तो ये शोभा देता है क्या? ये जो सम्मान पेंशन है वृद्धावस्था की, इसका
ताल्लुक ये इसलिए शुरू की गई थी कि जो जरूरतमंद बुजुर्ग हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, उनकी जेब में कुछ पैसे हर माह पहुंचे सरकारी कोष से, ताकि उनका सम्मान, उनका आत्मविश्वास बहाल रहे और उन्हें थोड़े बहुत पैसे के लिए परिवार के लोगों की तरफ ताकना झांकना न पड़े। अब जिनके पास ऑलरेडी आमदनी है, उनकी वकालत करने में लगे हुए हैं लोकदल के प्रवक्ता। जो जरूरतमंद है, जो पात्र है, उसकी पेंशन नहीं कटेगी, एक भी हरियाणवी की पेंशन नहीं कटेगी। ठीक है, जो जरूरतमंद है उसको पैसा मिलना चाहिए ना अमनदीप जी, जिसको जरूरत है सिर्फ उसको पैसा मिले। जी के लिए पेंशन मांगोगे तो नियम के दायरे में नहीं आते, नहीं मिलेगी। ठीक है अमनदीप जी, मनरेगा में अगर अमनदीप केसरी काम मांगेगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं अमनदीप जी। राय सिंह जी उसके बाद आता हूं। मैं जवाब देता हूं। जिस तरह से इन्होंने उदाहरण दिया, आप मुख्यमंत्री मान लिया मनोहर लाल खट्टर जी हैं, अनिल विज जी हैं, उनका कोई परिवार नहीं आगे और उनको किसी से जान का खतरा नहीं, सात्विक आदमी जिस तरह से अपने आप को बताते हैं, तो वो क्यों इतनी लंबे लंबे काफिले गाड़ियों का लेकर चलते हैं? क्यों उनके शौक ऐसे हैं कि वो एक गृहस्थ आदमी के शौक भी नहीं होने चाहिए? क्यों ऐसे शौक है? अरे उनको जरूरत नहीं है ऐसे शौकों की। इस तरह का जवाब मेरे को देना है। आप इनको चुप कराइए शुभेंदु जी। नहीं, एक एक करके, आपके माध्यम से नहीं, एक एक करके वीरेंद्र जी, एक मिनट आमदनी से क्या संबंध है? अपने विधायक की जांच क्यों नहीं करवा रही? दूसरा बात भी सुनिए आप। मैं उत्तर देता हूं इस प्रश्न का। जब सम्मान निधि पेंशन, जब मैंने कहा हरियाणा की संस्कृति के बारे में इनका ज्ञान नहीं है, हरियाणा के कल्चर के बारे में इनका ज्ञान नहीं है। जिस बुजुर्ग के नाम पर अगर संपत्ति है और आज वो चलने फिरने से लाचार है, अपने घर में बैठा है और कहीं ना कहीं अगर उसके बच्चे उसको नहीं पूछ रहे, ये सम्मान निधि पेंशन उनको सम्मान चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी से जवाब, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, राय सिंह जी को भी जोड़ूंगा मैं। वीरेंद्र जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, राय सिंह जी उसके बाद में आता हूं आपके पास। वीरेंद्र जी ठीक है, अमनदीप जी एक मिनट जरा सुन लेते हैं। ठीक है हरियाणा, एक मिनट अमनदीप भाई, एक मिनट मेरे को अमनदीप जी, ठीक है, आर्थिक सुधार, एक मिनट सुन लो अमनदीप भाई। ठीक है वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। अमनदीप जी ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट रखा है सर, ठीक है। अब जरा सुन लेते हैं एक बार, सुन लेते हैं सर, एक बार सुन लेते हैं। अमनदीप जी ठीक है सर, सुनिए आप मेरा कंप्लीट आंसर सुनिए। आप कह चुके ना, मुझे कह लेने दीजिए। ठीक है, मेरा कंप्लीट आंसर सुनिए। हरियाणा के बीच में नहीं बोलता जब तक ये बोलते रहेंगे, ये तो तरीका गलत नहीं, एक मिनट अमनदीप केसरी जी, अमनदीप जी एक मिनट रुकिए ना। आपने जो सवाल किया उसका एक बार जवाब लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। केवल उसका उत्तर दूंगा। सवाल को रिपीट कर रहे हैं आप तो बार बार, मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए पहले पूरे। नहीं, एक एक करके सर, एक मिनट मैं वापस लौटता हूँ। अमनदीप जी एक मिनट जरा सुनिए ना, मैं वापस लौटता हूँ सर। कंप्लीट होने दे भाई, कैसे मीडिएट करें आप? नहीं आप सर, या तो नहीं इस मंच को अगर मैं संचालित कर रहा हूं ना, तो मैं ही हूं ना सर यहाँ पर। मैं एक बारी, मैंने कहा ना, आपने जो सवाल किया एक बारी जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। राय सिंह जी भी इंतजार कर रहे हैं ना, राय सिंह जी भी है। ठीक है, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट। मैं चला जाऊं क्या? बंद कर दूं इसको? जो मैं पूछना चाहता हूँ आप पूछने नहीं देते। ये क्या पूछने नहीं दे रहे? आप ये पर्सनल ले रहे हैं सर। नहीं, ये पर्सनल ले रहे हैं आप। ध्यान से सुनिए, सम्मान निधि पेंशन है, कोई आर्थिक सुधार पेंशन नहीं है। ये आर्थिक सुधार पेंशन ठीक नहीं है। हाँ, तरीके इनके ठीक है सारे। मुझे उत्तर दे आप बताइए, पहला मुद्दा क्यों छोड़ा? मैं उत्तर देता हूं। चलिए ठीक है, अब तो पॉइंट रख लिया आपने। क्वायरी कराएंगे या नहीं कराएंगे ये बताइए आप। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए जरा। आप सुनना चाहेंगे आप जवाब? बिल्कुल, हाँ जवाब सुनना चाहिए ना। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये सम्मान निधि पेंशन है, आर्थिक सुधार। सुन लो भाई, अब सर जरा ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए। वीरेंद्र जी जवाब। इन्होंने कहा कि हरियाणा में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके नाम पर संपत्ति है, उनके परिवार के लोग उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके लिए ये पेंशन है। मैं हरियाणा के ऐसे प्रत्येक बुजुर्ग, ऐसे प्रत्येक माता पिता को आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई हरियाणा का बेटा बेटी अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखता है, तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी कानूनन सरकार की है। सरकार ने कानूनी प्रावधान किए हैं, हर जिले में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। हम ऐसे प्रत्येक बुजुर्ग के साथ खड़े हैं। लेकिन अब चौटाला साहब के पास इतनी संपत्ति है,
और अभय सिंह जी उनका ख्याल ना रखें तो चौटाला साहब को पेंशन क्यों दिलवाना चाहते हो? कमेंट होगा शुभेंदु जी, पर्सनल नहीं भाई, मैंने तो केवल उदाहरण दिया है। आप मुझे वीरेंद्र जी, ये बताइए वीरेंद्र जी, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ठीक है, और इन्होंने पूछा, ठीक है, राय सिंह जी, ठीक है सर, सवाल अमनदीप जी, एक मिनट जरा, ठीक है, एक मिनट, का जवाब रहेगा इसका एक सवाल तो सर, अगर आप एक एक करके बोलेंगे ना तो जनता को समझ में आएगा। आप एक दूसरे के बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा। शुभेंदु जी प्लीज इस तरीके से नहीं चलेगा। शुभेंदु जी, इनका एक सवाल था, मैं जवाब दे दूं ना उनका? ठीक है, सुनो मित्र, आप बोल लेना। वीरेंद्र जी, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने जो सवाल हाँ, और शब्दों की मर्यादा में, मैं सभी मेहमानों से कहना चाह रहा हूँ। मैं हमेशा मर्यादा का ध्यान ठीक है, रखता हूं। वीरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं। अमनदीप जी, प्लीज एक मिनट जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए। सवाल किया तो उत्तर सुनो। जिन्होंने 2 बार कहा अमनदीप जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के जिन विधायक ने सदन में कहा कि उनके पास भी ओमर शीट है, उनकी जांच कराएं। साहब, वो किसी नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने स्वयं बताया कि व्हाट्सएप पर किसी ने भेजी। चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, राय सिंह जी को भी जोड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास और भी विषय है। अमनदीप केसरी जी, प्लीज, अमनदीप जी, प्लीज, इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा सर। आप हर किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। राय सिंह जी को, ठीक है, बाकी मेहमान भी है सर। राय सिंह जी, मैं आपको शामिल कर रहा हूं। अब यहाँ पर किसानों को लेकर के भी बड़ा मसला उठा, यहाँ पर किसानों को लेकर के बड़ा मसला उठा कि जो केस वापसी को लेकर के जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उससे वाकई में संतुष्ट हैं? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल अपने आप को किसानों का हितैषी कह रहे हैं, आप पैरवी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है उसमें हरियाणा सरकार कितने कदम आगे बढ़ पाई है? मुख्यमंत्री की तरफ से भी जवाब दिया गया, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए शुभेंद्र जी, आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उत्तर देने से पहले कुछ बातें जो मेरे प्रवक्ता साथियों ने रखी है उस पर थोड़ा सा विचार डालना चाहता हूँ आपके आदेशों से, आपके अनुमति से। देखिए, जहां तक बात है वीरेंद्र चौहान जी की, हमारे सम्मानित बड़े भाई हैं, लेकिन ना उन्हें साहित्य, न कल्चर और ना ही अपने साथी। सर ठीक है ना, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं सर, नहीं, मैं सीधे पॉइंट पर। हाँ, वो उनको सुनने का, समझने का मौका भी दीजिए, क्योंकि साहित्य जो कल्चर है वो ग्रामीण परिवारों की पृष्ठभूमि का वो हम सब जानते हैं। हम ग्रामीण परिवार चाहते हैं, और जहां पर जिस प्रकार परिवार के पालन पोषण के लिए आज बुजुर्गों को पेंशन की जरूरत है, मैं मानता हूं, मैं इनेलो के प्रवक्ता का समर्थन करता हूं कि चौधरी देवीलाल जी ने इस प्रकार की सम्मान निधि को प्रदेश में बल्कि देश में लागू किया। लेकिन यह भी सबको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की 10 वर्ष के शासन में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से लगातार पेंशन बढ़ाई है, वह एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने। और रही बात जो इंदिरा ताई को 5,000 रुपए पेंशन देने की बात करते थे जीत की भूमि में, वो आज नए नए नियम कायदे लेकर खट्टर साहब के सामने खड़े और फाइल लेकर, अरे चुनौतियां लोगों के सामने ये जनता को भड़काना चाहती है। और रही बात जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है किसानों को लेकर, देखिए किसानों के खिलाफ जो 45,000 मामले दर्ज है, 45,000 जो मामले दर्ज है सालों में। सर मुझे माफी के साथ रुकना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सदन बेहद महत्वपूर्ण रहा, इसमें कई सवाल उठे, सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया, लेकिन जनता उससे कितनी संतुष्ट नजर आती है वो आपको तय करना है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।